नमस्कार दोस्तों, 25 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज, मॉक ट्रायल्स ऑफ रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट सून। आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे का सेलिब्रेशन कब से हो रहा है? 2011 से हो रहा है। नेशनल वोटर्स डे को 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी वो दिन था जब 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था। तो फाउंडेशन डे है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 25 जनवरी 1950, इसलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे बनाया जाता है। और इसको मनाया कब से जा रहा है? तो 2011 से मनाया जा रहा है। ठीक है भाई, इस बार जो 11वां वोटर्स डे बनाया जाएगा, चूंकि 2021 है और 2011 से अगर आप 2021 कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली ये 11वां नेशनल वोटर्स डे है। इस साल की थीम क्या होगी? मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ठीक है भाई, नेशनल वोटर्स डे के सेलिब्रेशन का मेन पर्पस क्या होता है? टू इनकरेज, फैसिलिटेट एंड मैक्सिमाइज एनरोलमेंट, स्पेशली फॉर न्यू वोटर्स। तो ज्यादा से ज्यादा नए वोटर्स को बुलाओ, जो एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं उनको सिखाओ कि भाई वोट कैसे करना है, वोट करना कितना इंपॉर्टेंट है, सो चीजें। अब यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो हमारे सुनील अरोड़ा साहब, उन्होंने बोला है कि 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट के ट्रायल्स होंगे। और रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट एक ऐसा आइडिया है जो पिछले कई सालों से अंडर प्रिपरेशन है। 2020 में इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिशियल ने यह अनाउंस भी किया था कि जो रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट वाला सिस्टम है ना, इसको आईआईटी मद्रास डेवलप कर रहा है थ्रू अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें 2 वे रिमोट वोटिंग होगी। कुल मिला के समझिए कि इस रिमोट वोटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। रिमोट वोटिंग का ऑब्जेक्टिव है ज्योग्राफिकल बैरियर्स को हटाना। हर साल लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में ऐसे वोटर्स होते हैं जो कि अपनी ज्योग्राफिकल बैरियर के चलते वोट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अब मेरे को अगर वोट डालना है तो लखनऊ जाना है, लेकिन मैं मुंबई में रहता हूं। अब यहां पे एक बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है, अगर मुझे वोट डालना है वोटिंग वाले दिन तो मुझे मुंबई से जाना पड़ेगा लखनऊ वोट डालने के लिए। उसमें मैं फ्लाइट का खर्चा कराऊंगा, ठीक है, और भी 2-3 खर्चे इंक्लूड हो जाएंगे उसमें। तो मुझे लगेगा कि यार इतना खर्चा करा के मैं वोट डालना चाहूं, और ऐसा मुझे अकेले को नहीं, देश में बहुत से लोगों को लगेगा। खासकर अगर आप उन माइग्रेंट लेबरर्स की बात कर लीजिए जो कि अपने स्टेट में रहते नहीं, बाहर रहते हैं। माइग्रेंट लेबरर्स की बात कर लीजिए, चाहे वो, ठीक है, डेली वेज लेबरर्स हो, चाहे किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप बाहर के देश में रह के काम कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में कुछ डेजिग्नेटेड सेंटर्स अपॉइंट किए जाएंगे जहां पे आप जाके वोट डाल सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हो या नहीं रहते हो। अभी के लिए क्या है कि अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हो तो ही आप वोट डाल सकते हो। कुछ एक्सेप्शंस हैं कि भाई हमारे मिलिट्री पर्सन्स वगैरह, उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है, लेकिन ज्यादातर लोग जो सिविल कैपेसिटी में काम करते हैं और किसी और जगह काम कर रहे हैं, वो अपना वोट नहीं डाल पाते। इस रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट को अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो इस ज्योग्राफिकल बैरियर को हराया जा सकता है, और साथ साथ जो ओवरसीज इलेक्टर है ना, उनको भी चांस मिल जाएगा। और एक और चीज के ऊपर बहस चल रही है यहां पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा साहब ने यह भी बोला है कि शायद हो सकता है कि पोस्टल बैलेट फैसिलिटी दी जाए ओवरसीज इलेक्टर्स को, यानी जो बाहर के देशों में लोग रहते हैं उनको पोस्टल बैलेट फैसिलिटी दी जाए। ये जो प्रपोजल है, दिस इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन बाय द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री। तो इस बार के नेशनल वोटर्स डे में काफी सारे अनाउंसमेंट निकल के आए हैं, और ये अनाउंसमेंट सुनील अरोड़ा साहब ने कब किए हैं? ऑन द ईव ऑफ नेशनल वोटर्स डे। तो आज 25 जनवरी है नेशनल वोटर्स डे, तो 24 जनवरी की शाम को ये सारे अनाउंसमेंट करे हैं। अनाउंसमेंट किसके थ्रू किए गए? टेलीविजन और रेडियो एड्रेस के थ्रू। फिर भाई ये भी बोला गया है कि मंडे से वोटर्स को ये आजादी दी जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स ऑफ देयर इलेक्टर वोटर आईडी कार्ड, जिसको आप ईपीआईसी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर फोटो आईडी कार्ड, ये मंडे से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एज अ पार्ट ऑफ नेशनल वोटर डे सेलिब्रेशन इस चीज को शुरू किया गया है। ठीक है भाई, ये जो डिजिटल वर्जन ऑफ ईपीआईसी है, ये वोटर हेल्पलाइन ऐप voterportal.eci.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हो, या nvsp.in से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये एक नॉन एडिटेबल पीडीएफ वर्जन होगा। डिजी लॉकर ऐप में भी आप स्टोर करके रख सकते हो, और कंप्यूटर के थ्रू इसका प्रिंट भी मार सकते हो। और इलेक्टोरल कार्ड बहुत जगहों पे रखता है, बहुत जगहों पे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की तरह काम करता है, तो ये जरूरी भी है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, हालांकि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट, इन सब चीजों में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को, इस वीडियोस को पहुंचाएं,
ताकि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख पाएं। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हो, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ और बाकी जितने भी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडी ने बोला है कि रिलीज भीम कोरेगांव एक्टिविस्ट। यूनाइटेड नेशंस की जो टॉप ह्यूमन राइट्स बॉडी है उसने इंडियन गवर्नमेंट को अर्ज किया गया कि 2018 में जो भीम कोरेगांव का केस हुआ था उसके चलते जिन जिन भी एक्टिविस्ट को उठा के उस समय पे जेल में डाला गया था, कम से कम उनको बेल पे तो छोड़ दीजिए। बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं भीम कोरेगांव वायलेंस में जो इन्वॉल्व थे या नहीं थे, सरकार ने बोला है कि वो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, इसके बेसिस पे वो जेल में बंद हैं। कुछ प्रोमिनेंट नाम है, वरवर राव, फ्रांसिस टैन स्वामी, ये सब बड़े नाम हैं जिनको अरेस्ट किया गया और अब तक ये कस्टडी में है। ये भीम कोरेगांव केस कब हुआ था? 1 जनवरी 2018 को हुआ था। भीम कोरेगांव केस पे मैंने एक वीडियो बना रखी, आप भीम कोरेगांव मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वो पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। उस समय पे लगभग मैंने ये वीडियो बनाई थी। अब ये भीम कोरेगांव वाला जो इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ क्यों था? ये बेसिकली 200th एनिवर्सरी थी बैटल ऑफ भीम कोरेगांव की। इस इवेंट को इसलिए, और देखिए एक तरीके की पॉलिटिकल इवेंट कह सकते हो आप इसको, यहाँ पे हुआ ये था कि एक ब्रिटिश की आर्मी की टुकड़ी जिसमें बहुत सारे महार्स थे, और ये महार्स को आप लोअर कास्ट में इंक्लूड करते हो ऐसा बोला जाता है। तो बेसिकली इस ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारे महार्स थे और ये ब्रिटिश आर्मी लड़ रही थी पेशवा बाजीराव टू की आर्मी के अगेंस्ट। यहाँ पे पेशवा बाजीराव टू की आर्मी हार गई और ब्रिटिश आर्मी जीत गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रिटिश जीत को जो महर कास्ट थी उसकी जीत बोला गया, और कहीं ना कहीं पेशवा बाजीराव की टू की आर्मी में अपर कास्ट के लोग थे, तो इसको लोअर कास्ट वर्सेस अपर कास्ट का मुद्दा बना दिया गया और इसके बेसिस पे सेलिब्रेशंस हुए। कब? 1 जनवरी 2018 को। ठीक है, उसके चलते वायलेंस भी हो गया। अभी इस वायलेंस में जब इंक्वायरी करने पे उतरी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जैसे कि सुधा भारद्वाज, वरवर राव, गौतम नवलखा, स्टैन स्वामी, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान। पहले तो इसका इन्वेस्टिगेशन पुणे पुलिस कर रही थी। जनवरी 2020 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने पास इसका इन्वेस्टिगेशन ले लिया। इन्वेस्टिगेशन किस चीज में चल रहा है? ऐसा बोला गया कि 31 दिसंबर 2017 को एल्गर परिषद में बहुत सारी इंफ्लेमेटरी स्पीचेस दी गई। शनिवार वाड़ा नाम की जगह है पुणे में, वहां से। कब दी गई है इंफ्लेमेटरी स्पीचेस? 31 दिसंबर 2017 और 31 दिसंबर 2017 को जो भड़काऊ भाषण दिए गए उसके चलते 1 जनवरी 2018 को वहां पे वायलेंस भड़क गया। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे बैटल ऑफ कोरेगांव भीम क्या है? इसको आप बैटल ऑफ कोरेगांव भीम भी बोलते हैं, भीम नदी के पास सिचुएटेड है इसलिए बैटल ऑफ भीम कोरेगांव भी इसको कहा जाता है। 1 जनवरी 1818 में लड़ा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक तरफ और दूसरी तरफ था पेशवा फैक्शन ऑफ मराठा कन्फेडरेसी। इसको लोअर कास्ट वर्सेस अपर कास्ट का मुद्दा बना के आज की डेट में पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अब यहां पे एक नाम और उठा जिसका नाम है एल्गार परिषद। ये क्या चीज है एल्गार परिषद? एल्गार परिषद एक्चुअली में वो इवेंट का नाम था जो कि 31 दिसंबर 2017 का हुआ, जो कि 200th एनिवर्सरी बना रहा था बैटल ऑफ कोरेगांव भीम। यहां पे 260 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉलिशन बना पुणे के शनिवार वाड़ा फोर्ट के पास। 35,000 लोग इस इवेंट को अटेंड करने आए थे। बहुत सी कल्चरल परफॉर्मेंसेस हुई, स्पीचेस और स्लोगन हुए, और इन स्पीचेस और स्लोगन्स में कुछ भड़काऊ चीजें लोगों को बोली गई। और ये भड़काऊ चीजें कितनी डेंजरस हो सकती हैं ये अगले दिन के वायलेंस में हमको देखने को मिला। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये पर्टिकुलर चीज आपको काम है कि इंटरनल सिक्योरिटी से बेसिकली रिलेटेड है ये चीज। नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक्सपेल्ड फ्रॉम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए, आज राज करते हो, लेकिन अगर आप राज किसी भी कीमत पे करने पे आमादा हो तो कभी ना कभी तो नीचे जाओगे ही। केपी शर्मा ओली को देख के पता चलता है जो रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पे पुष्प कमल दहल प्रचंड और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे माधव कुमार नेपाल, इन्होंने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को निकाल दिया। देखिए, ये जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, ये 2 फैक्शंस को जोड़ के बनी थी और 2 फैक्शंस को जोड़ के बनाने के बाद लीडर्स के बीच में आपस में कुछ मांडवली टाइप की हुई होगी कि कुछ समय के लिए तुम प्रधानमंत्री, कुछ समय के लिए मैं प्रधानमंत्री। अभी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, उनको मजा आने लगा भाई प्रधानमंत्री कुर्सी पे। फिर बाकी में प्रचंड साहब भी बोल रहे हैं कि छोड़ो भाई, हमें बैठना है। दोनों में बवाल हो गया। अब बात यह है कि पहले जो पार्टी यूनाइट हुई थी, अब वो पार्टी फिर से 2 भागों में टूट गई है और इस पार्टी में लड़ाई हो रही है ओवर पार्टी सिंबल और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर लड़ाई हो रही है। अब जब ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल 2 भागों में टूट गई
तो दोनों भाग बोल रहे हैं कि हम ऑफिशियल पार्टी हैं, हम ऑफिशियल पार्टी हैं। इलेक्शन कमीशन ने किसी भी भाग को ऑफिशियल पार्टी मानने से मना कर दिया है। और ये सब हो कब रहा है? ये सब हो रहा है जब 20 दिसंबर को मिस्टर केपी शर्मा ओली ने लोअर हाउस प्रतिनिधि सभा को डिसॉल्व कर दिया। जैसा हमारे देश में लोकसभा होता है ना, नेपाल में प्रतिनिधि सभा है, लोअर हाउस बोलते हैं, इलेक्टेड लोग होते हैं वहां पे। यहाँ पे जो मेजोरिटी बनाता है वो नेपाल का पीएम बनता है, सरकार बनाता है। इस प्रतिनिधि सभा को केपी शर्मा ओली ने डिसॉल्व कर दिया। केपी शर्मा ओली को पता चल चुका था कि ये प्रचंड, पुष्प कमल दहल और ये माधव कुमार नेपाल मुझे रूल नहीं करने देंगे, और इनको मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा, तो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं तो कोई नहीं, लोकसभा को डिसॉल्व करो, नए इलेक्शन करवाओ। केपी शर्मा ओली ने साफ साफ बोल दिया। इसके बाद माधव कुमार नेपाल और प्रचंड को गुस्सा आया। माधव कुमार नेपाल और प्रचंड को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि पुष्प कमल दहल और माधव कुमार नेपाल में से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा अगर केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर के पद से हटते। तो एक्चुअली में ये पुष्प कमल दहल और माधव नेपाल चाहते क्या थे कि केपी शर्मा ओली स्टेप डाउन कर दें और इनमें से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कुर्सी पे बैठना है। केपी शर्मा ओली इनके भी पापा निकले। केपी शर्मा ओली ने बोला कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं तो तुम भी प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं प्रतिनिधि सभा की डिवॉल्व कर रहा हूं। अभी प्रतिनिधि सभा डिसॉल्व होगी तो अगली बार नेपालिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मेजॉरिटी लेके आएगी, इसके चांसेस बहुत कम है। प्रचंड को गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, फिर से रिस्टोर करो, ये सही नहीं है प्रतिनिधि सभा का रिस्टोरेशन। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे रिट पिटीशंस चले गए, सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई कर रहा है। इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्योंकि एक पार्टी दो भागों में बैठ गई है, और कौन सी पार्टी को ऑफिशियल पार्टी बोलना है ये इलेक्शन कमीशन का काम है। तो ओवरऑल नेपाल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, वहां पे काफी केओस हो गया है। मिस्टर माधव कुमार नेपाल और मिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड ये लगातार मिस्टर केपी शर्मा ओली के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि केपी शर्मा ओली डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा हद मचाई हुई है इन्होंने। और इसीलिए ये क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो प्रतिनिधि सभा का डिसोल्यूशन किया है केपी शर्मा ओली ने, ये गलत है, प्रतिनिधि सभा को रिस्टोर करिए। तो एक बहुत तगड़ी इंटेंस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस निकल के आ गई है। और अब हालात ये है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पार्टी ही नहीं बची है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। ज्यादातर डेमोक्रेसीज में होता क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, कि एक बार अगर सरकार डिसॉल्व हो जाए तो जब तक नई सरकार चुन के नहीं आती ना, तब तक पुराने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर बने रहते हैं, ताकि कोई तो रहना चाहिए ना लीड करने के लिए। तो अभी के लिए केपी शर्मा ओली और उनकी जो कैबिनेट थी वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की क्या इज्जत रहेगी जब वो किसी पार्टी का ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी अपनी पार्टी से उसको निकाल दिया गया। अब यहां पे एक और चीज चल रही थी कि भाई कहीं ना कहीं पुष्प कमल दहल और माधव कुमार नेपाल को लग रहा था कि प्रतिनिधि सभा को डिसॉल्व करने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे ओली साहब। तो यहां मिस्टर माधव नेपाल और मिस्टर प्रचंड ने अपना तुर्प का इक्का मारा और इन्हीं को पार्टी से निकाल दिया। अब आगे देखते हैं, बहुत कुछ यहां पे डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल और इलेक्शन कमीशन ऑफ नेपाल पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल इस बात को डिसाइड करेगा कि जो प्रतिनिधि सभा को डिसॉल्व किया गया है ये स्टेप सही है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ नेपाल इस बात को डिसाइड करेगा कि जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में टूट गई है, इसमें से ऑफिशियल रिकॉग्निशन किसको मिलेगा। ठीक है भाई, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। और बेसिकली नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है उसका इंडिया पे काफी बड़ा इंपैक्ट है, क्योंकि मिस्टर केपी शर्मा ओली ये बहुत हद तक एंटी इंडिया थे, एंटी इंडिया सेंटिमेंट फैलाने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब आगे देखते हैं कि जो नई पॉलिटिक्स, नई पार्टी अगर कोई पावर में आती है नेपाल में, वो कैसे रिलेशंस रखना चाहती है इंडिया से। फिर नेक्स्ट न्यूज है, सुंदरबंस इज होम टू 428 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स सेज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए, सुंदरबन जो इतना बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो केवल इंडिया में नहीं है, वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में फैले हुए हैं। तो यहां पे ये जो सर्वे है ना, ये इंडियन साइड ऑफ सुंदरबन की बात कर रहा है। बांग्लादेश में एक मेजर पोर्शन है सुंदरबंस का, लेकिन कुछ पोर्शन सुंदरबंस का इंडिया में भी। आप कह सकते हो कि लगभग 2/3 पोर्शन सुंदरबंस का बांग्लादेश में। तो ये जो पब्लिकेशन निकल के आया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जिसका टाइटल है बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये है इसका नाम, बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। इसको इस महीने रिलीज किया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, तो एवी फौना ऑफ सुंदरबंस कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए बेसिकली क्या फौना और क्या फ्लोरा है। बेसिकली फौना, और फौना में भी उड़ने वाली फौना। फौना क्या होता है? एनिमल डाइवर्सिटी, और एनिमल डाइवर्सिटी में भी बर्ड्स की डाइवर्सिटी, उसको बताया गया इस पब्लिकेशन में, बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में। यहां पे क्या बताया गया है कि भाई इंडियन साइड ऑफ जो सुंदरबंस है वहां पे 428 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मिलती हैं। ठीक है भाई, अगर आप बात करो इंडियन सुंदरबंस की, तो ये 4200 स्क्वायर किलोमीटर का
एरिया ऑक्युपाई करता है, जिसमें सुंदरबन टाइगर रिजर्व है 2585 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे 96 रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द 2020 सेंसस। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और एक रामसर साइट भी है। साइंटिस्ट ने बोला है कि इन 428 बर्ड्स में, 428 बर्ड्स में कुछ ऐसी बर्ड्स हैं मास्क्ड फिनफुट, बफी फिश आउल, जो कि केवल सुंदरबंस में मिलती हैं पूरी दुनिया में। पूरे देश में 12 स्पीशीज पाई जाती है किंगफिशर्स की, लेकिन उस 12 स्पीशीज में से 9 स्पीशीज तो सुंदरबंस में ही पाई जाती हैं। गोलियत हेरॉन और स्पून बिल्ड सैंडपाइपर जैसी बर्ड्स भी पाई जाती हैं। ओवरऑल इंडिया में 1300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं और इन 1300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स में 428 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स तो सुंदरबंस से मिलती हैं। यानी ऑलमोस्ट हर 3 बर्ड्स में से एक बर्ड इंडिया की सुंदरबन में पाई जाती है। इससे पता चलता है कि सुंदरबन का जो इकोसिस्टम है वो बर्ड्स के फेवर में कितना है। बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट में जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। आगे बात करते हैं, एज चाइना ताइवान टेंशन राइज, यूएस वॉरशिप सेल इनटू द रीजन। देखिए भैया, अगर आप बात करो, नक्शा देखिए एक बार, ये रहा चाइना मेनलैंड, ये रहा आपका ताइवान, ओके, और ये रही ताइवान स्ट्रेट। अगर आप इसको जूम करो तो ये ताइवान नजर आ रहा है, ऊपर आपको तैपई नाम की कैपिटल नजर आ रही है, आसपास कुछ आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर ताइवान का कब्जा है। अब होता ये कि जो ये वाला इलाका है ना आपका ताइवान के पास का, इस इलाके में अक्सर कर चाइनीज जो फाइटर प्लेन्स है वो गुजरते हैं और ताइवान ने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि हमारा एयर स्पेस है, दिस इज आवर एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, यहां पे चाइना की एयरफोर्स को इनकर्जन नहीं करना चाहिए। बट रिसेंटली 15 चाइनीज एयरक्राफ्ट जिसमें 12 फाइटर जेट्स थे वो साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ ताइवान एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए। तो ये ताइवान है, तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इस इलाके में ये चाइनीज जो प्लेन्स थे वो नजर आए। तो इससे भाई प्रॉब्लम सी क्रिएट होती बन गई है। यहां पे जो ताइवानीज मिनिस्ट्री है उसने बोला कि ताइवान कंट्रोल प्रतास आइलैंड इन द साउथ चाइना सी के आसपास ये जो चाइनीज एयरक्राफ्ट्स हैं ये नजर आए हैं ताइवान के एयर आइडेंटिफिकेशन जोन में। यहां पे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि भाई ये जो चाइना का पैटर्न है ना, कि चाइना हमेशा अटेम्प्ट करता रहता है अपने नेबर्स को डराने का, ताइवान को डराने का, हम ये नहीं होने देंगे। यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, वी अर्ज बीजिंग to seize its military, diplomatic and economic pressure against Taiwan and engage in meaningful dialogue with Taiwan's democratically elected representatives। तो बेसिकली यहां पे बीजिंग को यूएसए क्या बोल रहा है कि आप ताइवान के साथ मीनिंगफुल डायलॉग करिए, और बीजिंग क्या इस बात को मानेगा? बीजिंग तो बोलता है ताइवान हमारा है। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए ने बोला है कि वॉशिंगटन अपने टाइज को डीपन करता रहेगा ताइवान के साथ और जो चाइनीज थ्रेट्स है इनको सबवर्ट करेगा। पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता है यूएसए, लेकिन अगर चाइना जबरदस्ती करेगा तो यूएसए को भी इंटरफेयर करना पड़ेगा, ऐसा यूएस ने बोला है। और इस पूरे इशू के रिस्पांस में यूएस ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जिसको लीड कर रहा है यूएसएस थियोडर रूजवेल्ट, इसको साउथ चाइना सी में भेज दिया है। साउथ चाइना सी में ये एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ और शिप्स के साथ एंट्री मार चुका है। क्या काम है इनका? टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ द सीज, बिल्ड पार्टनरशिप दैट फॉस्टर मैरीटाइम सिक्योरिटी, ऐसा बोलना है यूएस मिलिट्री का। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि चाइना ने ऐसे 8 बॉम्बर्स भेजे थे हमारे एयर स्पेस में जो न्यूक्लियर वेपन्स तक डिलीवर कर सकते हैं, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। ताइवान ने रिस्पांस में क्या किया, तो ताइवान ने अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल करके स्टैंड बाई पे रहने के लिए कहा, रेडियोस के थ्रू वार्निंग्स इशू की, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया। बहुत लंबे समय से ताइवान इल्जाम लगाता रहा है कि ये जो चाइना है ये इनकर्जन करता रहता है हमारी टेरिटरी में। और इनकर्जन करके चाइना करने की कोशिश क्या करता है, इनकर्जन करके चाइना जो ताइवान की लीडर है, ताइवान की प्रेसिडेंट है साई इंग वेन, इनके ऊपर प्रेशर डालता रहता है कि ये बीजिंग की डिमांड को मान ले और ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दें कि ये जो ताइवान है ये चाइनीज टेरिटरी का पार्ट है। जबकि ताइवान हमेशा से ये बोल रहा है कि हम चाइना के पार्ट नहीं है, वी आर अ सोवरेन सेपरेट कंट्री। अब यहां पे यूएस ओपनली ताइवान का सपोर्ट कर रहा है। देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। तो ये थी एक और न्यूज। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में चीज आपको काम आएगी, पेपर 1 में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में भी पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।